जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप ईद के दिनों में आपने खूब पिछली चीज़ें रिवाइज कर ली होंगी। अब हमारा लेक्चर 43 हम शुरू करते हैं। अच्छा यार, ये असेसमेंट आज अपलोड होगी है। आज मंडे है ना, तो आज असेसमेंट अपलोड होगी है। अब आपने ये दे देनी है। कल की क्लास में ना मैं कोशिश करता हूँ उसका सवाल कर लें। जो असेसमेंट के अंदर न्यूमेरिकल आया ना, उस न्यूमेरिकल को मैं करा दूँ, लेकिन वो उसी पे है कि आप डाउनलोड करो उसको और फिर सवाल करो सॉल्व, और फिर ठीक है। खत्म हो गया डाटा था। अच्छा जी। अच्छा भाई, अब ये यार हमने छोड़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम। प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम। साउंड क्या होता है? एक मजबूत आवाज नहीं, एक मजबूत टैक्स सिस्टम के क्या प्रिंसिपल्स हैं? तो यार मजबूत टैक्स सिस्टम में क्या प्रिंसिपल होंगे? फिस्कल एडिक्वेसी। भाई टैक्स का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हुकूमत अपने पांव पे खड़ी हो या हुकूमत लोगों से कर्जे मांगे। पाकिस्तान में टैक्स का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हुकूमत अपने पांव पे खड़ी हो, लोगों से कर्जे ना मांगने पड़े। द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू should be sufficient to meet expenses of government। ये क्या होता है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू? जहां से हुकूमत को पैसा आ रहा है, जैसे सेल्स टैक्स से, इनकम टैक्स से, फेडरल एक्साइज से, पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस हैं। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी सफिशिएंट टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, कि हुकूमत अपने खर्चे पूरी कर सके। रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है रेवेन्यू? टैक्स रेट बढ़ा के। एक्सपेंड पढ़ना कर लो, किताब खोलो ना। एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है? टैक्स रेट बढ़ा के। कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है? रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? टैक्स। तो टैक्स को एक्सपेंड किया जा सकता है रेट बढ़ा के, और कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है रेट कम करके। रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग एनुअली इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन पब्लिक एक्सपेंसेस। पब्लिक एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पब्लिक एक्सपेंसेस होते हैं ये जो रोड्स बनाने का खर्चा, रोड, ब्रिज, मोटरवेज, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के, तो ये जो इनको कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं इनसे पब्लिक को फायदा होता है। तो बताओ पहली चीज क्या है? फिस्कल एडिक्वेसी। और इसको पढ़ लो, कहीं ये गड़बड़ ना कर जाए माइंड में। सोर्सेज थोड़ा सा जरा फॉन्ट साइज कम आ रहा है, इसको एड्रेस में थोड़ी देर में करवा सकूंगा, आप किताब से देख लें साथ साथ। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी इतना इतना हुकूमत के पास रेवेन्यू होना चाहिए कि खर्चे पूरे हो जाए। रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग, हुकूमत अपना रेवेन्यू बढ़ा भी सके, और कॉन्ट्रैक्टिंग, या अपना रेवेन्यू कम भी कर सके, एनुअली इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन, कि पब्लिक एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हो तो उनको रिस्पॉन्ड करते हुए हम टैक्स को बढ़ा सकें। अच्छा जी, ये क्या चीज है यार? इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस। ये वही है पेज 34 पे जो टेबल थे, टेबल 102। पेज 34 पे थे, 30 पे थे, 30, पेज 30 और 31 पे थे टेबल। थ्योरेटिकल जस्टिस क्या है? टैक्सेस मस्ट बी बेस्ड अपॉन एबिलिटी ऑफ सिटीजन टू पे। जो बंदा जितना पे कर सकता है उस पर उतना टैक्स का बर्डन डालें, जो बंदा कम पे कर सकता है उस पर कम बर्डन डालें, जो ज्यादा पे कर सकता है उस पर ज्यादा बर्डन डालें। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। टैक्स लॉ शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू द टैक्स पेयर। वैसे हमारे पाकिस्तान के लॉज इतने क्लियर और प्लेन नहीं है, मुश्किल है थोड़े से। टैक्स लॉ शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू टैक्स पेयर्स। कैपेबल एंड वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स। ऑफिसर्स कौन है? कमिश्नर। यार ये देना जरा पानी। कैपेबल एंड वेल ट्रेन्ड कमिश्नर शुड इन्फोर्स इट, एंड टाइम ऑफ पेमेंट शुड बी कन्वीनियंट। आपको पता है पाकिस्तान में टाइम ऑफ पेमेंट क्या है? 30 सितंबर। 30 जून वाले टैक्स साल का टैक्स कब जमा कराना होता है? 30 सितंबर। यार चौथी चीज क्या है? कंसिस्टेंसी और कंपेटेबिलिटी ऑफ विद इकोनॉमिक गोल्स। ये क्या चीज है? कंसिस्टेंसी और कंपेटेबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल। यार इकोनॉमिक गोल हुकूमत के क्या होते हैं? गरीबों की मदद करें, सड़कें बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, रेगिस्तान के इलाकों के अंदर कोई लोग हैं उनको सहूलियात मुहैया करें, ये हैं इकोनॉमिक गोल्स। अब इकोनॉमिक गोल्स के मुताबिक चाहिए 6 अरब। ये सारे गोल्स पूरे करने के लिए 6 अरब चाहिए।
लेकिन हमने टैक्स लगाया, उससे पैसे आए 4 अरब। तो फिर आप इकोनॉमिक गोल्स से कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे, फिर मिसमैच आ जाएगा, फिर आप 2 अरब के लिए उधार लेने जाएंगे कहीं से, तो ये फिर साउंड टैक्स सिस्टम नहीं है आपका। तो कंसिस्टेंसी विद इकोनॉमिक गोल्स। गोल क्या होते हैं हुकूमत के? ये मैंने 4-5 गोल गिनवा दिए। लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करना, गरीबों के लिए पैसा इकट्ठा करना, सड़कें बनाना, ब्रिज बनाना, ये हुकूमत के गोल हैं। इन गोल्स को अचीव करने के लिए हुकूमत क्या करेगी वो पढ़ते हैं। टैक्स लॉज शुड बी कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन से होते हैं? लोगों की मदद करना। द गोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज फॉर जनरल पब्लिक। क्लियर? सो टैक्स लॉज शुड बी कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक गोल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी टैक्स इतना लगाया जाए कि हुकूमत के गोल पूरे हो जाएं। पहला लफ्ज पढ़ो, टैक्स लॉ शुड बी कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक गोल्स। टैक्स इतना लगाया जाए कि हुकूमत के गोल्स पूरे हो जाएं। इन चारों चीजों का नाम क्या है? साउंड टैक्स सिस्टम। आगे यार चैप्टर में कोशिश करता हूं 5-7 मिनट में खत्म कर दूं, आगे चैप्टर में कुछ नहीं रह गया इतना। यार ये जो फेडरल टैक्सेस है ना पाकिस्तान में, ये 2 किस्म के हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या होता है? ये जो इनकम टैक्स है ना, ये डायरेक्ट टैक्स है। कैसे? आप एक दुकानदार हो, आप इनकम कमा रहे हो, तो हुकूमत को आपने जाके टैक्स जमा कराना है, तो आप खुद ही हुकूमत को जाके टैक्स जमा करा देते हो कि मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस से 10 लाख, इस पे टैक्स बनता है ₹1,00,000, हुकूमत के लिए टैक्स। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स पता क्या होता है? हुकूमत दुकानदार को कहती है सेल्स टैक्स दो मुझे। दुकानदार 100 रुपए वाला आइसक्रीम का डब्बा 117 का कस्टमर को बेचता है, 17 रुपए कस्टमर को डब्बे में डाल के, उस डब्बे की प्राइस में डाल के आपको बेचता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, दुकानदार अपनी जेब से नहीं देता, कस्टमर पे बर्डन डाल देता है। बहरहाल इसमें बहुत तफसील है, सेल्स टैक्स आने का वेट कर लो। फिलहाल थोड़ी सी बात शायद समझ आ गई हो। इनकम टैक्स दुकानदार अपनी जेब से देता है, बैक एंड पे दुकानदार वो कस्टमर पे डाल रहा हो वो उसका अपना है, वो चीज महंगी करके बेच रहा हो वो उसका अपना है, लेकिन बिल पे डाल के नहीं दे सकता इनकम टैक्स। लेकिन सेल्स टैक्स दुकानदार, याद रखना, हमेशा बिल पे डाल के देता है। कस्टमर को बताता है कि तेरी चीज ₹1,00,000 की है, इस पे 17,000 सेल्स टैक्स बनता है, 1,17,000 मुझे पे कर। तो सेल्स टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। लेकिन इस तफसील में मैं नहीं जाना चाह रहा क्योंकि अभी सेल्स टैक्स मैंने नहीं पढ़ाया। चलो जी पढ़ें जी। डायरेक्ट टैक्सेस पाकिस्तान में 2 हैं फिलहाल हमारे सिलेबस में, और इनडायरेक्ट टैक्सेस 3 है। डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ें। इनकम टैक्स ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम इज डिवाइडेड इन फॉलोइंग हेड्स। चलो आगे। ये क्या यार? कैपिटल वैल्यू टैक्स। यार ये कोई टैक्स है पाकिस्तान में? हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसकी आधी लाइन है। कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शन सच एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ट्रांसफर ऑफ राइट्स। कोई होगा यार, अक्सर प्रॉपर्टीज वगैरह बेचने पे ये टैक्स लगता है, कैपिटल वैल्यू टैक्स। प्रॉपर्टी बेचने पे इनकम टैक्स भी लगता है, वो मैंने उससे हम पढ़ाया है, ये एक अलग टैक्स है जो लगता है। कई दफा एक ही ट्रांजैक्शन पे 2-2, 3-3 टैक्स लग रहे होते हैं। बस इतनी लाइनें याद कर लेना। सेल्स टैक्स अभी मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये लाइन मैंने बड़ी डिटेल से समझानी है आधे घंटे में आपको सेल्स टैक्स में, तो ये तो पेंडिंग पे चला गया। अब अगर टेस्ट में चैप्टर आएगा तो जाहिर बात है मैं नहीं ये बात टेस्ट करूंगा। सेल्स टैक्स की 2-3 लाइनें पेंडिंग पे चलेंगी। कस्टम ड्यूटी। ये कस्टम ड्यूटी अक्सर आपने सुना होगा, कस्टम ड्यूटी लगी हुई है। कस्टम ड्यूटी यार बड़ी हैवी चीज है। इसका रेट मैंने यहां दिया नहीं है, इसका रेट है 50%। यानी 10 लाख की गाड़ी अगर आप इंपोर्ट करें ना बाहर के मुल्क से, तो 5 लाख आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। इसलिए लोग 2 नंबर तरीके से बाहर से गाड़ियां मंगवाते हैं। कस्टम ड्यूटी का रेट 50% है, कुछ 35% भी हैं चीजें, लेकिन अक्सर रेट कस्टम ड्यूटी का 50% है। हुकूमत असल में इंपोर्ट्स को ना बहुत डिस्करेज करती है, लोकल चीजें होनी चाहिए। अगर आप इंपोर्टेड गाड़ी इस्तेमाल करें, 1 अरब वाली गाड़ी मंगवाएं, तो आधा अरब आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, वो आपको 1.5 अरब की गाड़ी पड़ेगी। बाहर 1 अरब की गाड़ी आपको 1.5 अरब की पड़ेगी। तो कस्टम ड्यूटीज, अच्छा आप कस्टम ड्यूटीज में ना हुकूमत ने हैवी रेट लगाए हुए हैं फिनिश गुड्स पे। लेकिन अगर आप गाड़ियां बनाने वाला प्लांट मंगवा लें तो हुकूमत आपसे खुश होती है। फिर हुकूमत ने रेट काफी कम रखा हुआ है, 4%, 5%, 10%। हुकूमत ने कहा ये तो आप पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने लगे हैं, ये तो बड़ा अच्छा काम करने लगे। बनी बनाई गाड़ी मंगवाएं तो कस्टम ड्यूटी हैवी होगी, गाड़ियां बनाने वाला प्लांट मंगवाएं तो फिर कस्टम ड्यूटी कम होगी। हार्मफुल चीजें मंगवाएं, कस्टम ड्यूटी। नॉन एसेंशियल चीजें मंगवाएं, नॉन एसेंशियल जो जरूरी नहीं है, चॉकलेट्स मंगवा ली, कोई और चीज मंगवा ली, नॉन एसेंशियल चीजें, तो कस्टम ड्यूटी ज्यादा होगी। अगर एसेंशियल चीजें मंगवाई, आटा मंगवाया, शायद फिर कस्टम ड्यूटी उसकी कम हो। कस्टम एक्ट इन पाकिस्तान स्पेसिफाइज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन सर्टेन गुड्स। एक्सपोर्ट करने पे भी कुछ होती हैं ये। अ मेजर पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज कलेक्टेड थ्रू दिस टैक्स। क्या मतलब? हुकूमत अच्छा खासा पैसा आजकल यहां से बना रही है,
क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है इंपोर्टेड गाड़ियां इस्तेमाल करने की, तो हुकूमत अच्छा खासा पैसा आजकल यहां से बना रही है। द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज डिटरमिन्ड बाय सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये मैं आपसे बात कर रहा था, सोशल फैक्टर्स, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमी इस वक्त ये कह रही है कि पाकिस्तान में चीनी नहीं है, तो चीनी शायद आप इंपोर्ट करें तो कस्टम ड्यूटी कम हो उसकी। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स सामने रखते हुए रेट डिसाइड किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट। अंडर दिस एक्ट हाई रेट इज अप्लाइड ऑन लग्जरी आइटम्स, लग्जरी गाड़ियों पे बड़े हाई रेट है, एज वेल एज लेस एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल गुड्स नहीं लेस एसेंशियल, उन पे भी रेट ज्यादा है। इंपोर्ट टैरिफ, टैरिफ का मतलब टैक्स ही है। इंपोर्ट टैक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्लांट इज लोअर, ये मैंने आपको बता दिया। प्लांट वगैरह अगर आप इंपोर्ट कर लें तो फिर टैक्स कम है। देन डेट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? कंज्यूमर गुड्स होती हैं फिनिश गुड्स, यानी चीज मंगवाते ही आप अगर इस्तेमाल कर सकें उसे। फिनिश गुड्स पे टैक्स जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आप प्लांट मंगवा लें तो फिर टैक्स रेट कम है। क्लियर? चलें जी आगे। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, अंडर फेडरल एक्साइज कानून टैक्सेस चार्ज एट स्पेसिफाइड रेट ऑन, यार ये भी कोई कानून है, ये अजीब कानून है, इसमें चीजें बनाने पे टैक्स लगता है, बेचे ना बेचे, बनाने पे, चीजें बनाने पे टैक्स लगता है। इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे इसको सीए फाइनल में। चीजें प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने पे टैक्स लगता है, चीजें इंपोर्ट करने पे भी टैक्स लगता है, और कुछ सर्विसेज हैं उन पे भी टैक्स लगता है। द बेस ऑन विच टैक्सेस चार्ज मे बी वैल्यू, मे बी रिटेल प्राइस और मे बी वजन। वैल्यू से मुराद मार्केट वैल्यू, छोड़ो यार इन चीजों को क्या लिखना, बस ये तीन अल्फाज याद कर लेना। बेस ऑन विच टैक्सेस चार्ज मे बी वैल्यू, मे बी रिटेल प्राइस और मे बी वजन। अच्छा, इसमें ना एक कोडिंग सिस्टम बना हुआ है। कोडिंग सिस्टम, कोडिंग क्या होता है? सारी खाने पीने वाली चीजों को हुकूमत ने कोड असाइन कर दिया हुआ है 100 का। अब अगर कोई खाने पीने वाली चीज है तो इसका कोड होगा 100 या 101 या 102। सारे जो कपड़े पहनने वाले हैं उनके लिए कोडिंग अलग है, उनके लिए 200 वाली कोडिंग है। अब कपड़ों में शर्ट अलग है, ट्राउजर अलग है, उसकी कोडिंग अलग हो जाएगी। तो इस तरह हुकूमत ने कोड्स बना दिए हैं चीजों के, और कोड्स बना के आगे बता दिया इनका टैक्स कितना बनता है। तो ये कोड्स बड़े जबरदस्त तरीके से लिस्ट डाउन कर दिए गए हैं, और वो रेट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, बस ये 2-3 लाइनें इसकी हमारे सिलेबस में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज डन एज पर हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम। ये क्या मतलब है हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन? कमोडिटी क्या होती है? चीजें। डिस्क्रिप्शन क्या होती है? उनका नाम। हार्मोनाइज मींस बड़े प्रॉपर तरीके से आपने उन्हें लिस्ट डाउन कर दिया हुआ है एंड उनका कोडिंग सिस्टम बना दिया हुआ। ये लफ्ज मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारा, दोबारा सुन लें। कमोडिटी क्या होती है? चीजें। डिस्क्रिप्शन क्या? उनका नाम। हार्मोनाइज क्या? प्रॉपर तरीके से अरेंज करना। कैसे अरेंज करना? इन अ कोडिंग सिस्टम। आखिरी खुशखबरी, ऑल एक्सपोर्ट्स आर चार्ज एट रेट ऑफ 0%। सारी एक्सपोर्ट्स पे रेट 0%। एक्सपोर्ट्स को हुकूमत इंकरेज करती है, एक्सपोर्ट्स पे रेट 0%। यार अब ये 3 टैक्स लॉज हैं, देखना। इनकम टैक्स देखो हमारे सिलेबस में है, इस पे हमारे को 60-70 लेक्चर लग जाते हैं, ठीक है। सेल्स टैक्स हमारे सिलेबस में है, इस पे को हमारे 15-20 लेक्चर लग जाते हैं। कैपिटल वैल्यू टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इस पे हमारे 2 मिनट आज लगे हैं, लेकिन एक लाइन याद करनी पड़ेगी। कस्टम ड्यूटी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी 2-3 लाइनें मजबूरन हमारे सिलेबस में है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मजबूरन इसकी 4-5 लाइनें हमारे सिलेबस में है, ये याद करनी पड़ेंगी। बस इतना सा काम करना था। ये चैप्टर खत्म करो यार, पास पेपर तो इसके हमने कर लिए थे। हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर आपसे कोई पूछे कि टैक्स के कानून की हिस्ट्री बता दो, हिस्ट्री, तो वो सुन लो। हिस्ट्री इन पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट हैज द राइट टू कलेक्ट टैक्स। हुकूमत पाकिस्तान के पास ये हक है कि टैक्स इकट्ठा करे। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टैक्स केम फ्रॉम 1860 से ये टैक्स लगा था पहली दफा जिंदगी में, इनकम टैक्स। बिफोर पार्टीशन, तकसीम से पहले, पाको हिंद की तकसीम से पहले, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860। बर्तानिया की एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स 1860 टू फुलफिल द डेफिसिट फेस्ड ड्यू टू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 में जो जंग अजीम हुई थी, उस जंग की वजह से बहुत नुकसान हो गया था,
तो हुकूमत के पास पैसे खत्म हो गए थे, तो टैक्स लगाया गया 1860 में। ये टैक्स खत्म कर दिया गया था 1865 में। रिपील का मतलब ये लॉ खत्म कर दिया गया था 1865 में। देयर आफ्टर 1886 में, एक साल बाद, एक नया लॉ लगा एंड इट वाज इम्पोज्ड ऑन ट्रेडर्स। ये सिर्फ ट्रेडर्स पे लगा था, दुकानदारों पे, ये सैलरी कमाने वालों पे नहीं लगा था। इट वाज इम्पोज्ड ऑन ट्रेडर्स बाय सम ऑफ प्रोविंसेस, वो भी कुछ सूबों ने लगाया था, सारे सूबों ने नहीं लगाया था। इट्स बेसिक स्कीम स्टिल सर्वाइव्स टुडे। और जिस तरह उस जमाने में लगा था बिजनेस पे टैक्स, तकरीबन आज भी उसी तरह बिजनेसेस पे टैक्स लगता है। इट इंट्रोड्यूस्ड द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। उस जमाने में एक दफा एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन भी इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हमारे सिलेबस में भी है। एंड इट वाज मेड एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और उस जमाने में ही एग्रीकल्चर इनकम को माफ कर दिया गया था। एंड एग्जेम्पशन इज एप्लीकेबल टिल नाउ। और आज तक एग्रीकल्चर इनकम माफ ही है। फिर उसके बाद दोबारा जंग हुई, तो गवर्नमेंट को खर्चों की जरूरत पड़ी। सो इन 1916 फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव रेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। पहले फ्लैट रेट होते थे 20%, बस एक ही रेट है, उसी पे आपने टैक्स देना। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा प्रोग्रेसिव रेट आए। आजकल तो प्रोग्रेसिव रेट है, लेकिन 1916 में ये इंट्रोड्यूस कराए गए थे। प्रोग्रेसिव क्या होते हैं? ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स। 0 से 4 लाख वाले पे 0% टैक्स। सो इन 1916 फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव रेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। गवर्नमेंट थॉट दैट फ्लैट रेट्स आर नॉट जस्टिफाइड। फ्लैट रेट होता है 20% सबके लिए, अमीर गरीब सबके लिए 20%। ये रेट हुकूमत ने समझा कि अच्छे नहीं है। एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स लेविड, टैक्स लेवी का मतलब होता है टैक्स लगाना। अमाउंट ऑफ टैक्स लेविड शुड डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ अर्नर। हुकूमत ने कहा जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स दे। हुकूमत के पास फिर कुछ पैसे कम पड़ गए थे, तो एक एडिशनल टैक्स को सुपर टैक्स लगा था, अजीब से नाम है, सुपर टैक्स एक लगा था 1917 में। चलें आगे। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स इंट्रोड्यूस वाज 1922। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव जो टैक्स लगा था ना, वो 1922 में लगा था। इन विच इनकम टैक्स और सुपर टैक्स को इकट्ठा कर दिया गया। वो एक ही टैक्स असल में है। इट्स सेलिएंट फीचर्स वार, इसके मोटे मोटे फीचर ये थे। 1922 में ये डिसाइड हुआ कि रेट्स टू बी डिसाइडेड एवरी ईयर। वो जो रेट्स है ना पेज 30 और 31 वाले, इस रेट्स के बारे में डिसाइड हुआ था कि ये हर साल अब मालूम किया करेंगे हम, हर साल बदलने का हक है। एक ये डिसीजन हुआ था 1922 में। 1922 में तो हमारे वालिद साहब इस दुनिया में, अच्छा, तो उस साल ये डिसाइड हो गया था कि रेट्स हर साल डिसाइड हुआ करेंगे। इन सर्टेन केसेस टैक्स विद होल्डिंग वॉज मैंडेटरी। विद होल्डिंग का मतलब होता है टैक्स काटना, जिससे डिविडेंड पे टैक्स कटता है। आपको पता है लाख रुपए डिविडेंड है तो 15,000 हुकूमत के पास चला जाता है, 85,000 हमारे पास आ जाता है। 85,000 डिविडेंड इनकम हमें मिल जाती है, 15,000 हुकूमत के पास चला जाता है। इन सर्टेन केसेस टैक्स काटना वॉज मैंडेटरी। रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट वॉज अलाउड। असेसमेंट होता है टैक्स कैलकुलेशन। रीओपनिंग ऑफ टैक्स कैलकुलेशन वॉज अलाउड। इसको मैं कह सकता हूं ऑडिट। अगर मैं ऑडिट का लफ्ज लिखूं आप समझ आ जाएगा, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीओपनिंग ऑफ टैक्स कैलकुलेशन वॉज अलाउड। टैक्स कैलकुलेशन कौन करता है? टैक्स पेयर, मैं और आप। इसको रीओपन कौन कर सकता है? रीओपन हुकूमत वाले, टैक्स अथॉरिटीज। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? ऑडिट। रीओपनिंग ऑफ टैक्स कैलकुलेशन वॉज अलाउड। तो बोलो कौन से बड़े बड़े 3 डिसीजन हुए थे 1922 में कि जब अलग किया जाएगा तो इसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये डिसीजन नहीं हुए थे 1922 में। ये डिसीजन हुए थे कि कायदे आदम के 14 नकात हैं। नहीं 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 प्लीज बाहर आ जाओ सोशल स्टडीज से। 1922 में क्या डिसीजन हुए थे? नंबर 1 कि पेज 30-31 वाले रेट हर साल बदला करेंगे। नंबर 2 टैक्स काटना कुछ चीजों पे बाइंडिंग हो गया, जैसे डिविडेंड वगैरह पे। और 1922 में ये डिसीजन हो गया था कि अगर हुकूमत ऑडिट करना चाहे तो ये भी पावर है हुकूमत के पास। आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? आफ्टर 1947 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड दिस टैक्स। हमने कहा यार ये जो 1922 वाला कानून है ना, यही लगा दो फिलहाल, क्योंकि उस वक्त आप लोग नहीं थे कानून बनाने के लिए, तो यही वाला कानून चला दो टिल 1979। फिर कायदे आदम उसी में चले गए इस दुनिया से, कानून वही चलता रहा 1922 वाला टिल 1979। लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स टुक प्लेस इन 1922। 1922 वाले कानून में हमें बहुत चेंजेस करनी पड़ी, क्योंकि वो अंग्रेजों ने बनाया हुआ था, हमें फिट नहीं हो रहा था, हमें बहुत चेंजेस करनी पड़ी। रिजल्टेंटली द एक्ट बिकेम कॉम्प्लिकेटेड लॉ। वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया था, इसलिए 1979 तक हम वही यूज करते रहे थे। Keeping in view the difficulties, government promulgated a new law, namely income tax ordinance. Promulgated लगाया, new law 1979 में हमने नया लॉ लगा दिया। And this law was amended. ये लॉ फिर बदला गया, 23 साल तक इसमें बड़ी चेंजेस आई, और फाइनली एक न्यू लॉ आ गया जो इस वक्त आपके नेक हाथों में है, 2001 वाला, जो हमारे सिलेबस में है, जो हम पढ़े हैं। द फंडामेंटल चेंज इंट्रोड्यूस वाज इंट्रोड्यूसिंग ऑफ रिजीम ऑफ यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट।
यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट क्या होती है, सेक्शन 120 में तकरीबन आधा घंटा लगा के मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की 30 मिनट्स में, चैप्टर 15 में, कि यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट क्या होती है। ये छोटा सा एक सुन लो अगर याद रखना है। सेल्फ असेसमेंट ये होती है कि ऑडिट ना, हुकूमत को मशवरा दिया गया हुकूमत ऑडिट करना काम करें, लोग सच बोलते हैं। यूनिवर्सल सेल्फ असेस, यूनिवर्सली लोगों को अपने आप को सेल्फ असेस करने दें। जरा ऑडिट कल्चर को खत्म करें। लोग डर डर के टैक्स ही जमा नहीं कराते और लोगों ने बड़ी चोरियां शुरू कर दी हैं और ये करना शुरू कर दिया है। आप ऑडिट करते हैं और लोग डरते हैं, लोग डिस्करेज हो रहे हैं। यूनिवर्सल सेल्फ असेस, यूनिवर्सली दुनिया में इस वक्त रूल चल रहा है, सेल्फ असेसमेंट को पसंद किया जाता है। तो हुकूमत ज्यादा इंटरफेयर ना किया करो। लेकिन छोड़ें, आपको पता है पाकिस्तान है, ऑडिट वगैरह फिर भी चलता रहना है, तो सेक्शन 120 आने का इंतजार कर लें। बहरहाल एक लफ्ज याद कर लो यार, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। बोलो, अगर कोई आपसे पूछे 2001 के कानून की क्या खासियत है, तो आपने कहना है यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम है इसमें। कोई पूछे इसका क्या मतलब है, आप इसे कहें अभी हमने सेक्शन 120 नहीं पढ़ा, वो फिर मैं आपको मतलब बता दूंगा, लेकिन मैंने लफ्ज याद कर लिया है। ये जो लॉ है ना इस वक्त, दिस लॉ हैज आल्सो बीन अमेंडेड, ये लॉ भी बदला जा रहा है, हर साल बदला जाता है थ्रू नंबर ऑफ फाइनेंस एक्ट एंड चेंजेस आर स्टिल गोइंग ऑन। और इस लॉ में भी चेंजेस की जा रही हैं। ये दुनिया के कानून आपको पता है लोग बनाते हैं, बना के खुद बदल देते हैं, और अल्लाह के कानून है जो बन चुके हैं और बदले नहीं जा रहे। इंसान तो बेचारा कमजोर है, कानून बनाता है फिर अगले साल खुद बदल देता है कि मैंने कानून पिछले साल गलत बनाया था, तो कहते हैं अभी तक कानून लोग बदल ही रहे हैं। तो ये 2001 वाला कानून भी बदला जा रहा है। अच्छा, एक ये देखो, बिफोर लॉकडाउन क्लासें होती थी, इधर टीचर बैठा होता था, इधर बच्चों की फौज बैठी होती थी, इधर से एक बच्चा उठ के पूछता था सर ये हिस्ट्री याद करनी है, तो मेरा जवाब होता था सिलेबस में है। बस इससे ज्यादा मैं और क्या जवाब दे सकता हूँ, आई की किताब में है, मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं कि छोड़ देनी है, वरना मैं भी छुड़वा देता। मैं कहता बच्चों शायद ये पेपर में ना आए, ये कह के मैं छुड़वा भी सकता था। भाई सिलेबस में है, अब आपकी मर्जी है याद करनी है नहीं करनी। मेरे से प्लीज सवाल नहीं पूछना किसको याद करना है या नहीं करना, आपकी अपनी मर्जी है, रिस्क लेना ले ले। कुछ कुछ बच्चे नजर मारते हैं पास पेपर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी तक नहीं आई, ओ यार ये कहानी है। अच्छा, कुछ नजर मारते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी तक नहीं आई, यार ये आ जानी है। और भाई मुख्तलिफ किस्म के फिरके हैं बच्चों में भी, उनको छोड़ें भाई, इट इज इन सिलेबस। अच्छा, मेरे से ये ना पूछिएगा ये याद करनी है या नहीं, भाई मैंने कह दिया इट इज इन सिलेबस, आई कैप में आ गई तो मैं क्या करूं। इट इज इन सिलेबस, सिलेबस में है सारी किताबें, सारी चीजें सिलेबस में जो पढ़ाई जा रही हैं। चलो आगे छोड़ो बरे, हम इस बहस में क्यों जाए, बच्चों ने याद करना है या नहीं करना, हमें क्या यार। कुछ एथिक्स ना सीख लें, ईद तो खत्म हो गई है, वैसे तो ईद से पहले एथिक्स सीखने चाहिए थे, लेकिन चलो ईद के बाद सही, कुछ एथिक्स सीखते हैं। आज काफी बड़े हो गए हैं हम, अब एथिक्स सीखने का टाइम आ गया। चैप्टर 3, एथिक्स में ना ये कुछ इसने ना तमहीद बांधने के लिए लाइनें लिखी हुई हैं, इनको मैं छोड़ के जरा आने लगा हूं यहां पे। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, ये जो दुनिया की हुकूमतें हैं ना, ये वो एक हमने लफ्ज पढ़ा था आज, प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, वो भी बुनियादी कानून ही है टैक्स लगाने के, ये भी बुनियादी कानून ही है, लेकिन आप लोगों ने ना इनको बस नाम इनका कैनन के तौर पे याद रखा है। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या होते हैं यार, कि हुकूमत पाकिस्तान अगर टैक्स लगाना चाह रही है तो हुकूमती लेवल पे इक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, इकोनॉमी, प्रोडक्टिविटी, ये असूल मोटे मोटे जहन में रखे। इमरान खान को ये असूल मोटे मोटे जहन में रख के हमारे पे टैक्स लगाना चाहिए। ये हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। किसी भी मुल्क को कानून लगाने से पहले इन चीजों को देख लेना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं स्टार्ट करने लगा हूं ओरिजिनल और मेन कैनन से। ये टोटल कैनन ना आज की हिस्ट्री में 9 है, बुनियादी असूल 9 है। कैनन का मतलब बुनियादी असूल टैक्स लगाने के 9 हैं। उन 9 में से 4 बुजुर्गों ने तय कर दिए थे, बाबा आदम ने, एडम स्मिथ। ये वो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की बात नहीं हो रही, ये एडम स्मिथ की, बाबा जी की बात हो रही है, एडम स्मिथ। ओरिजिनल एंड मेन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन डिस्कस्ड बाय एडम स्मिथ इन हिज फेमस बुक कोमो के पैसे, वेल्थ ऑफ नेशंस। उसमें इसने 4 असूल बुनियादी तय कर दिए थे। बाद मैंने इसके शागिर्द आए, शागिर्द ने कहा बाबा जी को कुछ चीजें भूल गई थी। शागिर्द कई दफा उस्तादों से भी आगे निकल जाते हैं। शागिर्द ने कहा बाबा जी को चीजें भूल गई थी, उन्होंने एडिशनल कैनन डाल दिए। अल्लाह आपका भला करे, आपके सिलेबस में भी है फिर ये, तो शागिर्दों का किया हुआ शागिर्द भुगत रहे हैं।
उस्तादों वाले 4 कैनन होते थे, शागिर्दों ने 5 और डाल दिए, इसको टोटल 9 हो गए। अब शागिर्दों को 9 याद करने पड़ते हैं। एक आप शागिर्द की बात कर रहा हूँ, बाबा जी के शागिर्दों ने तो अगले ऐड किए थे ना। पहले बाबा जी वाले पढ़ लें, शागिर्दों वाले पहले बाबा जी वाले पढ़ लेते हैं। बाबा जी ने जी पहला कैनन बनाया था, कैनन ऑफ इक्विटी। इसकी मिसाल पेज 30 और 31, खत्म बात, बस खत्म बात। अब आप नीचे पढ़े बगैर मुझे बता दो क्या मैं कहना चाह रहा हूं। कैनन ऑफ इक्विटी, जो ज्यादा कमाए वो ज्यादा रेट पे टैक्स दे दे, जो कम कमाए वो कम रेट पे। बाबा जी ने सबसे पहला मशवरा, पूरी दुनिया के लोग बाबा जी के पास पहुंच गए, बाबा जी हम टैक्स लगाना चाहते हैं, एडम स्मिथ हम टैक्स लगाना चाहते हैं। सुना पूरी दुनिया में आपका बड़ा नाम है, आप हमें कोई मोटे मोटे असूल बताएं टैक्स लगाने के। बाबा जी ने सबसे पहला असूल बताया दुनिया के लोगों को बुला के कि अगर तुम लोग अपने अपने मुल्कों में टैक्स लगाना चाहते हो, इमरान खान तुम भी आ जाओ, मोदी तुम भी आ जाओ, फलां मुल्क से तुम भी आ जाओ और तुम भी आ जाओ, सारे सदर वजीर आजमों को बुला के उस जमाने के इकट्ठा कर लिया बाबा जी ने। बाबा जी ने कहा पहला असूल मेरे से ये सुनो, जो ज्यादा कमाया उससे ज्यादा टैक्स लेना, जो कम कमाया उससे कम टैक्स लेना। अब ये इंग्लिश पढ़ लो यार, पढ़नी है तो, पता नहीं हम पढ़ाने की जरूरत है या नहीं है, खुद याद करोगे आप। दिस प्रिंसिपल सेज दैट अ पर्सन हु अर्न मोर शुड पे मोर। कोई लफ्ज समझना है मेरे से पूछ लेना। टू द गवर्नमेंट एज कंपेयर टू अ पर्सन हु अर्न लेस। एज अ रिजल्ट पर्सन अर्निंग हाई इनकम शुड पे टैक्स एट हायर रेट एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज अर्निंग लेस इनकम। इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट टू ब्रिंग सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? अमीरों पे ज्यादा रेट लग के गरीबों में फिर पैसा बांटा जाए। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, दूसरा असूल बाबा जी ने ये बताया यार कि चीजों को ना सर्टन रखो, सर्टन रखो। एक बंदे ने अगर प्रॉपर्टी बेची है तो उसे बड़ा क्लियरली बता दो कि ये आपकी सेपरेट ब्लॉक इनकम है, प्रॉपर्टी बेची है, ये आपकी सेपरेट ब्लॉक इनकम है, इसलिए हमने सेपरेट रेट लगाए हुए हैं। और अगर एक बंदे ने प्रॉपर्टी किराए पे दी है तो उसको क्लियरली बता दो ये प्रॉपर्टी के चैप्टर में गिरेगी, इसको आप सेपरेट ब्लॉक में भी डाल सकते हो, इसको नॉर्मल रेजिम में भी डाल सकते हो। यू शुड मेक द लॉ वेरी क्लियर, कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। यानी लॉ में ये ना लिखा हो कि प्रॉपर्टी इनकम जो कमाएगा उसके रेट हम साल के एंड पे डिसाइड करेंगे यार ये तो लॉ फिर सर्टन तो नहीं है, तो सर्टेनिटी होनी चाहिए। जैसे लोग जाते हैं ना मैच खेलने तो पूछते हैं यार मैन ऑफ द मैच कितना मिलना है, अच्छा उस मुल्क में हम मैच खेलने जा रहे हैं तो उस मुल्क में कितने पैसे मिलेंगे मैच खेलने के। तो सिमिलरली सर्टेनिटी होनी चाहिए किसी भी काम से पहले। सीए कितने साल में हो जाएगा, आईकेएफ के यार इंशाल्लाह आपको बता देंगे। आप कहें यार कोई सर्टेनिटी नहीं है आप लोगों को, तो आईकेएफ कहेगा है सर्टेनिटी बच्चा, 2 साल के अंदर इंटर हो जाता है। किताबी बातें नहीं है, होता है बच्चों का, होता है आप जैसे बच्चों का होता है माशाल्लाह। तो सर्टेनिटी है चीजों में, आईकेएफ ने भी सर्टेनिटी रखी है। पेपर कब होने हैं, कौन कौन से होने हैं, सिलेबस क्या है, सब चीजों में सर्टेनिटी है। हमारे लॉ में सर्टेनिटी है, पाकिस्तान का लॉ इसमें पूरा फिल मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, पाकिस्तान के लॉ में सर्टेनिटी है। अगर एक बंदा कहता है मैं कारोबार कर रहा हूं तो आपके लिए बिजनेस का चैप्टर जाकर डिटेल पढ़ ले। अगर एक बंदा कहता है मैंने शेयर बेचे हैं तो आपकी इतनी डिटेल अवेलेबल है कि प्राइवेट के बेचे हैं, किसके बेचे हैं, सबकी डिटेल हमारे लॉ में अवेलेबल है। हमारा लॉ तो बहुत सर्टन है। तो बाबा जी ने दूसरा मशवरा दिया था, लॉ सर्टन बनाना, अनसर्टन चीजें ना रखना। The tax that a person is going to pay should be certain. Everything should be made clear and simple for the taxpayer. It shows that taxpayer should have full knowledge about the amount of tax. Full knowledge amount of tax का कैसे पता चल सकता है? टेबल देख के। मोड ऑफ पेमेंट, तरीका क्या होता है? एफबीआर में जाके जमा कराना टैक्स। मोड ऑफ पेमेंट एंड द ड्यू डेट, और कब तक टैक्स जमा कराना है। ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर है ना, लिख लो 30 सितंबर है ना पाकिस्तान में तो ड्यू डेट। इफ दिस कैनन डज नॉट एक्सीड इट मे लीड टू टैक्स इवेजन। फिर तो लोग टैक्स मारने की कोशिश करेंगे, लोग कहेंगे पता ही नहीं टैक्स जमा कितना कराना है, चलो मार लेते हैं टैक्स। सर्टेनिटी का दूसरा फायदा मेरे भाई ये होता है, उसने लिखा है, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हुकूमत को भी सर्टन हो जाता है कि मुझे कितने पैसे आने हैं। ना सिर्फ हमें पता होता है कितना टैक्स देना है, हुकूमत को भी पता होता है मुझे कितने पैसे आने हैं। नेक्स्ट, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। यार कन्वीनियंस पाकिस्तान के लॉ में बहुत है। 30 जून का टैक्स किस दिन जमा कराना होता है? 30 सितंबर को। बहुत बड़ा कन्वीनियंस है ये। तो कन्वीनियंस मैंने आपसे बात की टाइम के एतबार से, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में भी कन्वीनियंस होनी चाहिए। एफबीआर के दफ्तर जाएं तो हम लोग घुमाते ना रहें, इस विंडो में जाएं उस विंडो में जाएं, ये करें वो करें। आप अपना चलान फॉर्म लेके आए, आप अपना आईडी कार्ड लेके आए, आप अपने वाले साहब को साथ लाएं, आप कौन है, हम कहेंगे यार हमने टैक्स जमा कराते, जाओ जाओ। तो कन्वीनियंस होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए टैक्स पेयर के लिए। द प्रोसीजर फॉर टैक्स पेमेंट शुड बी इजी। ये नहीं होना चाहिए 2 घंटे धूप में जो लाइन में लगेगा उससे टैक्स लेंगे हम। कन्वीनियंट एंड टैक्स पेयर फ्रेंडली। टाइम एंड मैनर मस्ट बी कन्वीनियंट। टाइम आपको पता है, टाइम है 30 सितंबर। टाइम एंड मैनर लिखते रहो यार, टाइम एंड मैनर शुड बी कन्वीनियंट फॉर टैक्स पेयर so that he is able to pay his taxes in due time. If the time and manner is not convenient then it may lead to tax evasion. फिर लोग टैक्स मारेंगे। बाबा जी ने चौथा मशवरा दिया लोगों को कि बच्चों यार ये देखो, पत्तों की सुना है? अंग्रेज आते हैं ना बाहर के मुल्कों से तो पढ़ते हैं फैटो की, हम उसे कहते हैं नहीं यार पत्तों की पढ़, नहीं फैटो की। पत्तों की में एफबीआर ने बिल्डिंग बनाई,
एफबीआर ने बिल्डिंग बनाई 6 मंजिला, 6 मंजिला बिल्डिंग बनाई एफबीआर ने। इस बिल्डिंग के ऊपर बनाने पे जो खर्चा है, इस बिल्डिंग के बनाने पे खर्चा 3 करोड़ पे आ गया। इस बिल्डिंग के बनाने पे खर्चा 3 करोड़ आ गया। 3 करोड़ की ये बिल्डिंग बनी। क्लियर? एक्सपेंस 3 करोड़ का हुआ। अच्छा, ये सारी एक्सरसाइज करके पता चला कि पत्तों की में जब हमने टैक्स रिकवर करने के लिए कमिश्नर को दुकानों पे भेजा तो अक्सर दुकानदार ऐसे मिले जिनकी इनकम साल की 4 लाख से कम थी। कुछ दुकानदार थे बड़े बड़े ट्रेडर्स जिनकी इनकम थोड़ी ज्यादा थी। तो टैक्स रिकवर हुआ 60 लाख रुपया। इसी तरह एफबीआर ने एक रेगिस्तान में जाके 10 मंजिला एफबीआर की बिल्डिंग बना ली और रेगिस्तान वालों से टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश की, तो सबकी इनकम बेचारों की 4 लाख से कम थी। तो इन दोनों डिसीजंस को हम एफबीआर के कहेंगे गलत डिसीजंस। एफबीआर तुमने क्यों इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई पत्तोकी में? 3 अरब की 3 करोड़ की, सॉरी 3 करोड़ की तुमने बिल्डिंग बना दी और तुम 3 करोड़ रुपया टैक्स रिकवर नहीं कर सके। 60 लाख रुपया तुमने टैक्स रिकवर किया। इन्होंने कहा हम आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर लेंगे इंशाल्लाह, बिल्डिंग तो कई साल फायदा देगी। हमने कहा यार इन बातों को छोड़ो, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इधर करने की क्या जरूरत थी। हाँ, इस्लामाबाद में आप जो है वो 10 मंजिला बिल्डिंग बनाओ, वहां मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, वहां आप अगर जो है वो 10 करोड़ की बिल्डिंग भी बना लोगे तो आपको 1 अरब टैक्स आ जाना इस्लामाबाद से। तो ये मेरे ख्याल से इकोनॉमिकल डिसीजन नहीं था। अगला कहना कौन से? इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमिकल डिसीजन नहीं रहा, इकोनॉमिकल डिसीजन नहीं रहा ये। तो ये आप मिसाल लिख लें। लेकिन यहां कैनन ऑफ इकोनॉमी क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है या कंप्लाई हो रहा है? हाँ, कैनन ऑफ इकोनॉमी वायलेट होने की मैंने आपको एक मिसाल लिखवा दी। वायलेट कैनन ऑफ इकोनॉमी वायलेट हो रहा है। फॉलो नहीं हो रहा? पत्तों की जरूर लिखना ताकि शहर का नाम याद रहे। अच्छा जी, तो टैक्स रिकवर आ जाके हुआ 60 लाख। लेने के देने पड़ गए। लेने लिए 60, देने पड़ गए 3 करोड़। गलत डिसीजन हो गया। ये बाबा जी ने अगला मशवरा दिया था। अच्छा, बातें सारी हर आम बंदे की अकल को फिट होती है, लेकिन बाबा जी ने इनकी तरह नाम रख के ऐसे लोगों पे प्रेशर डाल दिया। इसका नाम कैनन ऑफ इकोनॉमी। द कैनन ऑफ इकोनॉमी स्टेट दैट कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स, ये कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स कितनी थी हमारी मिसाल में? 3 करोड़। शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, ये कम होनी चाहिए थी। शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी लोअर देन अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड, ये लोअर होनी चाहिए, लेकिन हमारे में तो ज्यादा थी। कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन कितनी थी? कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन थी 3 करोड़ और टैक्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट था 60 लाख। तो ये तो लोअर नहीं थी, ये तो उल्टा हायर थी। फिर लोअर होनी चाहिए, लेकिन हमारी मिसाल में हायर आ गई थी। The purpose of collecting tax is to generate revenue for government. If the canon of economy isn't applied, collected amount will not be sufficient for government. तो फिर 60 लाख हुकूमत के लिए काफी नहीं होगा, हुकूमत खुद रोएगी उधर जाके। शागिर्दों ने कहा बाबा जी की कब्र पे जाके कहा होगा, ये क्रिश्चियन था ना एडम स्मिथ, कब्र तो फिर इसकी होगी ना। अच्छा, तो बाबा जी की कब्र पे जाके कहा होगा बाबा जी 4 चीजें नहीं है, तो भूल गए इसी को। हम आपको बताते हैं अगली चीजें भी यार, दुनिया बड़ी आगे निकल गई है बाबा जी। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, हुकूमत के फंक्शंस बढ़ते गए वक्त गुजरने के साथ साथ। सिंस बाबा जी टाइम अकॉर्डिंगली द मॉडर्न शतूंगड़े, मॉडर्न शगिरद, जो मॉडर्न शगिर्द थे, भाई आप बुलवाएं जरा, मॉडर्न शगिरद गेव द फॉलोइंग एडिशनल कैनन्स, उन्होंने कुछ और कैनन दिए। एक शगिरद ने कहा कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी होना चाहिए। हमने कहा ये किस बला का नाम है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी? इधर देखो, आप ना मुल्क में 20 कानून बना के 6 अरब रुपया इकट्ठा करो, ठीक है? 20 कानून बना के 6 अरब इकट्ठा करो, या फिर 50 कानून बना के 6 अरब इकट्ठा करो। क्या ज्यादा बेहतर है? 20 कानून बना के 6 अरब इकट्ठा करो या 50 कानून बना के 6 अरब इकट्ठा करो? 50 कानून बनाओगे तो लोग भी परेशान हो जाएंगे।
लोग परेशान हो जाएंगे जी, मोटरवे पे अलग रूल है जी, जीटी रोड पे अलग रूल है, सड़क पे ये कर दिया इसका कानून अलग है। अच्छा भाई तूने पानी के अंदर छलांग मार दी, ये एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, इसका रूल अलग है। अच्छा भाई ये कानून अलग है। पार्कों के अंदर तुम लोगों ने ये किया, इसका कानून अलग है। वो भाई लोग पागल हो जाएंगे, कितने कानून बनाए हुए तुम लोगों ने। तो कम कानून हो, टैक्स आप इकट्ठा कर लें जितना आपने करना है, फिर कम कानूनों में रेट ज्यादा कर देना, टैक्स रेट, तो आपके रिक्वायर्ड टारगेट अचीव हो जाएगा रेवेन्यू का। हुकूमत रेवेन्यू टारगेट रखती है ना अपने। तो ये मैंने आपको किसकी मिसाल दी है, कौन सा वाला प्रोडक्टिव है, ऊपर वाला, ऊपर वाला प्रोडक्टिव है, नीचे वाला नॉन प्रोडक्टिव है। ये वाला प्रोडक्टिव है, नीचे वाला नॉन प्रोडक्टिव है। इसको मैं ओके सिग्नल दूंगा, टिक, ग्रीन सिग्नल इसको दे देते हैं। ठीक है जी, चले आ जाए। इट सेज दैट देयर शुड बी फ्यूअर टैक्सेस, फ्यूअर टैक्सेस के ऊपर ले लो फ्यूअर टैक्स लॉज, फ्यूअर टैक्सेस के ऊपर लिख लो फ्यूअर टैक्स लॉज, ऐसे समझ आ जाती है, फिर घर जाके भूल जाते हैं। इट सेज दैट देयर शुड बी फ्यूअर टैक्स लॉज विद लार्जर रेवेन्यू, 6 अरब 7 अरब इकट्ठा कर लो, 8 अरब इकट्ठा कर लो, rather than more taxes, more tax laws where lesser amount of revenue. It is better to impose only those taxes that are able to produce larger returns. ऐसा टैक्स लगाएं जिससे लार्जर रिटर्न आए हुकूमत को। मोर टैक्सेस पैनिक और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लोगों में। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी क्या होती है, लचक। ये देखो इसमें इलास्टिसिटी है, समझा नहीं जा रहा। और इलास्टिसिटी से जो आपके ध्यान में आ रहे हैं, इलास्टिक रबर बैंड, दैट इज इलास्टिक। अच्छा टैक्स लॉ में कैसे इलास्टिसिटी होती है, इसकी एक मिसाल दे दूं। जब हमने टैक्स पढ़ा था ना पहली दफा, ये बात है 2003 की, 2003 में हमने टैक्स पढ़ा था पहली दफा। तो उस वक्त ना डिविडेंड का टैक्स रेट था 10%, ठीक है। फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया 2008 में, तो उस वक्त मुझे याद है डिविडेंड का रेट हो गया था 12.5। और आज जो आप लोग पढ़े हो, तो आपको पता है डिविडेंड का टैक्स रेट कितना है, 15%। तो मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान का लॉ इलास्टिक है, इलास्टिक है, यानी जरूरत पड़ने पे रेट बढ़ा लेते हैं हुकूमत वाले। कल कल को हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि एक बच्चे आए थे जिनको मैंने 15% टैक्स पढ़ाया था, लेकिन अब डिविडेंड का टैक्स रेट 17.5% हो गया है। तो इसलिए हमारा लॉ काफी इलास्टिक है, इलास्टिक है, वापस भी आ सकता है, 15 से 14 पे भी आ सकता है। एक बार पढ़ लो, टैक्स शुड बी इलास्टिक, दैट इज दे कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है यार, पॉज करो, ये जरा मैं सेट करवा लूं। ठीक है, तो नोट करना है तो कर लो। डिविडेंड का पुराना रेट 10% था, आजकल 15 है। इस तरह लिखना है, इस तरह लिख लो बस, इतनी ज्यादा डिटेल में क्या जाना। डिविडेंड का पुराना रेट 10% था, आजकल 15% है। हाँ ठीक हो गया। टैक्स इम्पोज शुड बी इलास्टिक, दैट इज दे कैन बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर हुकूमत को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़े तो टैक्स रेट ही बढ़ा दे। If tax is elastic in nature, अगर टैक्स इलास्टिक होगा, गवर्नमेंट कैन इजीली इंक्रीज इट्स रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ टैक्स। एन एग्जांपल ऑफ सच टैक्स कैन बी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, ये देख लो, डिविडेंड पे इनकम टैक्स का रेट चेंज हो जाता है। कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यार ये क्या चक्कर है, ये देखो, ये क्या चक्कर है, ये इधर ले आओ। ये देखो सेक्शन 37, सेक्शन 38, आपको तो याद नहीं होगा, मैं आपको याद कराता हूं। सेक्शन 37 है कैपिटल गेन का, जिसमें कैपिटल गेन की कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 38 है डिडक्शंस ऑफ लॉसेस, ज्वेलरी वगैरह का लॉस माइनस नहीं कर सकते, पेंटिंग का लॉस माइनस नहीं कर सकते। सेक्शन 39 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सेक्शन 39 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर का पहला सेक्शन। इन दोनों के दरमियान एक सेक्शन नया आया, सेक्शन 37A, टैक्स ऑन सिक्योरिटीज। चाहे आपको याद आ रहा हो ना आ रहा हो, मुझे याद है, इन दोनों के दरमियान एक नया सेक्शन आया, टैक्स ऑन। इसका मतलब है हमारा लॉ फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक नहीं कहेंगे इसको, फ्लेक्सिबल है। न्यू चीजों को कैटर करने के लिए उसने अपने पास मार्जिन रखा हुआ है। ये नहीं कि लॉ मेकर डटा हुआ है
यार नहीं यार, बस सेक्शन 37 और 38 ही हो सकता है लॉ में, ये क्या बात हुई दरमियान में कोई नया सेक्शन डालना है, मैं नहीं मानूंगा। नहीं नहीं नहीं, हमारा लॉ बड़ा फ्लेक्सिबल है, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी शो करना। तो हमारा लॉ फ्लेक्सिबल है और उसने सेक्शन 37A को बीच में आके बैठने दिया, कोई मसला नहीं, फोल्डिंग सीट बिठा के उन्होंने कहा बीच में बैठो, कोई मसला नहीं। ये मिसाल है किसकी? फ्लेक्सिबल लॉ की। फ्लेक्सिबल लॉ दूसरी चीजों को आने देते हैं अपने अंदर। इधर रखो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की मिसाल है भाई, पढ़ो। कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इलास्टिसिटी। इतना ना लिख आ जाए पेपर में तेरी मेहरबानी, पेपर में ये ना लिख आ जाए। फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इलास्टिसिटी, आगे भी लिखना है। A flexible law quickly adjusts to new conditions. न्यू सिनेरियो क्या बना था? सिक्योरिटीज पे हुकूमत ने कहा टैक्स लगाते हैं, तो न्यू कंडीशंस अंडरलाइन न्यू सिनेरियोज, न्यू सिनेरियो को अंडरलाइन सेक्शन 37A, एक नया सिनेरियो बन गया था कि सिक्योरिटीज पे टैक्स लगे या ना लगे, तो हुकूमत ने 37A डाल के कहा ये लो लग गया। न्यू कंडीशंस, न्यू सिनेरियोज। इफ द टैक्स सिस्टम इज नॉट फ्लेक्सिबल, न्यू एरियाज विल रिमेन। लेकिन अब तो न्यू एरिया पे टैक्स लग रहा है, अब तो न्यू एरियाज पे टैक्स लग रहा है। अगला कैनन कौन सा? कैनन ऑफ, यार ये वो ऊपर सर्टेनिटी में भी कवर हो रहा था, ये ऐसी किसी शागिर्द ने डलवा दिया बीच में। सिस्टम ऑफ टैक्स शुड बी सिंपल, द एंटायर प्रोसेस शुड बी नॉन टेक्निकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर आप इससे एग्री करते हो हमारा लॉ सिंपल है, तो उठ जाओ, सिलेबस खत्म हो गया, बाकी खुद ही घर जाकर पढ़ लेना। इफ इट इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, देन इट विल लीड टू करप्शन। कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है यार? डाइवर्सिटी यार ऐसे ही आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे ही बात कर रहा हूं, ये मैं झूठ बोल रहा हूं लेकिन समझाने के लिए बात कर रहा हूं, समझाने के लिए बात करने में कोई हर्ज नहीं, समझाने के लिए बात कर रहा हूं। अफगानिस्तान वालों ने ना सिर्फ बिजनेसमैन पे टैक्स लगाया हुआ है, वो लोग सैलरी और कैपिटल गेन वालों से टैक्स नहीं लेते, समझाने के लिए बात कर रहा हूं। पाकिस्तान वालों ने बिजनेस वालों पे भी टैक्स लगाया हुआ है, सैलरी वालों पे भी टैक्स लगाया हुआ है, कैपिटल गेन वालों पे भी टैक्स लगाया हुआ है, और बलावला पे भी टैक्स लगाया हुआ है। अब जरा हेडिंग पढ़ो जो कैनन था, कैनन ऑफ। आप बताओ आपको कौन सा लॉ डाइवर्सिफाइड लग रहा है? अगर बिजनेसमैन ठप भी हो जाए और बिजनेस में लॉसेज आए तो अफगानिस्तान की हुकूमत को तो भी कुछ नहीं जाना। लेकिन अगर पाकिस्तान में बिजनेस ठप हो जाए तो सैलरीड क्लास से हम कोई ना कोई टैक्स ले लेंगे, कैपिटल गेन वालों से टैक्स आ रहा होगा, कहीं ना कहीं से तो पैसे आने की उम्मीद लगी होगी ना। तो एक कोई हिस्सा डाउन भी हो जाए तो दूसरे हिस्से से माशाल्लाह टैक्स ले सकते हैं पाकिस्तान वाले। लेकिन अफगानिस्तान वाले जो है उनका लॉ डाइवर्सिफिकेशन नहीं है इस लॉ में। ये एक मैं लफ्ज बोलने लगाऊं, ये लोग सिंगल सोर्स ऑफ रेवेन्यू पर रिलाय कर रहे हैं, हम मोर देन वन सोर्स पे रिलाय कर रहे हैं पाकिस्तान वाले। इसलिए अपने पांव पे जो खड़ा होगा वो पाकिस्तान का लॉ होगा। तो समझने के लिए अगर आप लिखना है तो लिख सकते हो। और ग्रीन सिग्नल किसको दें? पाकिस्तान के लॉ को, क्योंकि ये क्या है? डाइवर्सिफाइड लॉ है, यहां डाइवर्सिफिकेशन पाई जा रही है। लेकिन अफगान लॉ में डाइवर्सिफिकेशन नहीं पाई जा रही, बिकॉज दे आर रिलाइंग ऑन सिंगल सोर्स। पढ़े जी। इट क्या होती है? ईंट नहीं। इट सेज दैट गवर्नमेंट शुड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज के नाम लिख लो, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, रादर देन रिलाइंग ऑन अ सिंगल सोर्स। इफ गवर्नमेंट, इसकी एक और मिसाल भी हो सकती है, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज, कैपिटल वैल्यू टैक्स। और अफगानिस्तान वाले सिर्फ इनकम टैक्स लगा रहे हो, वो सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज लगा ही ना रहे हो। अच्छा, इफ गवर्नमेंट रिलाइज ऑन अ सिंगल सोर्स इट कैन बी हार्मफुल फॉर इकोनॉमी, देयरफॉर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलो यार जल्दी लिजबानी याद कराओ, बाबा जी वाले पहले याद कराओ। बाबा जी वालों का नाम बताओ, पेपर में अगर आया ओरिजिनल या मेन कैनन, ओरिजिनल या मेन कैनन लफ्ज आया तो ये लिख देना, अगर कैनन आया तो जो मर्जी लिख देना। तो बाबा जी वाले कौन कौन से हैं? इक्विटी का मतलब बताओ, पेज 31। सर्टेनिटी, पक्का पता होना चाहिए क्या लॉ है, हवा में बात नहीं होनी चाहिए, कन्वीनियंस, आसानी होनी चाहिए। वो नीचे सिंप्लिसिटी भी उसी तरह की बात है वैसे। कैनन ऑफ इकोनॉमी, ऐसी किसी शागिर्द ने अपने नंबर बनाने के लिए वो नया कैनन डाला नीचे। इकोनॉमी, इकोनॉमी का क्या मतलब है? पतों की वाली बात। अच्छा जी, एडिशनल कैनन कौन से? प्रोडक्टिव होना चाहिए। प्रोडक्टिव क्या मतलब? भूल गई होगी मिसाल, 20 लॉज और 6 अरब टैक्स। प्रोडक्टिव। इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी की मिसाल तो सामने है, इलास्टिसिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये होता है कि नई नई चीजों को कैटर करने के लिए लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और सिंप्लिसिटी एंड डाइवर्सिटी। क्लियर? ओके चलो यार, अब ये तमहीद ऊपर वाली जिसने बांधी थी शायद अब ये समझ आ जाए आपको। अब जो तमहीद है चैप्टर के टॉप पे, इधर आ जाओ, सफे का टॉप, पहला सफा।
एथिक्स का मतलब क्या? एथिक मींस कैरेक्टर्स एंड कस्टम्स, आदात रवैये लोगों के। एरिस्टोटल, कौन सा टोटल? एरिस्टोटल वाज द पहला वन टू स्टडी एथिक्स। पता नहीं यार, ये अंग्रेज कहते हैं, हमारे एरिस्टोटल आया था पहला एथिक्स पढ़ने वाला। तो इनकी राय है, बहरहाल हम मुसलमानों की राय तो कुछ और है। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट वन टू स्टडी एथिक्स। कहते हैं एरिस्टोटल पहला बंदा दुनिया में आया था जिसको एथिक्स का पता था। उसने कहा एथिक्स को पढ़ते हैं, जरा स्टडी किया करो। ही बिलीव दैट एथिकल बिहेवियर इज नॉलेज। उसने कहा एथिकल बिहेवियर क्या है? ये आपका नॉलेज है। दैट एक्शंस आर डन, कि आप हरकतें करते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ कॉमन गुड। कॉमन गुड होता है सबकी अच्छाई के लिए। आप ऐसे काम करें जिससे सबकी अच्छाइयां हों। टू डिटरमिन व्हाट इज एथिकली गुड, क्या चीज गुड होनी चाहिए फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, एरिस्टोटल सेड इट इज नेसेसरी टू पोजेस 3 आदात, 3 वर्चूज, 3 आदतें होनी चाहिए। क्या? सब्र होना चाहिए, हौसला होना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। कहते हैं सब्र, हौसला और इंसाफ होना चाहिए। ये 1-2 नंबर का अगर सवाल आ गया तो याद रखना कि एरिस्टोटल ने 3 वर्चूज कौन से बताए थे? प्रैक्टिकल अकल के वर्चूज कौन से बताए थे? विजडम, आप में क्या क्या आदत होनी चाहिए? आप में टेम्परेंस होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। ये 1-2 नंबर का आ सकते हैं, कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं वैसे ये, लेकिन फिर भी जहन में होना चाहिए। यार ये लाइन मेन है, एथिक्स फॉर टैक्स लेजिस्लेटर्स, ये हमने पढ़े हैं। टैक्स लेजिस्लेटर्स कौन होते हैं? एफबीआर वाले? ना ना ना, टैक्स लेजिस्लेटर्स एफबीआर वाले नहीं होते। मैं आपको कल बताऊंगा, वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो लेजिस्लेटर्स नहीं है। लेजिस्लेटर्स पता है कौन है? लेजिस्लेटर्स हैं हुकूमत वाले, जिनको आप वोट देते हैं। वो कानूनदान, पार्लियामेंट में कानून बनता है। तो प्लीज लेजिस्लेटर्स को मिक्स ना करना एडमिनिस्ट्रेटर्स से। तो लेजिस्लेटर्स के साथ ब्रैकेट में लिख लो कानून बनाने वाले, जैसे पार्लियामेंट या हुकूमत लिख लो। कानून बनाने वाले जैसे पार्लियामेंट, हुकूमत। अक्सर आपने सुना होगा असेंबली में बिल पेश हुआ है, तो एफबीआर में बिल पेश नहीं हुआ, वो बिल पेश होके फाइनल हो जाता है। एफबीआर में तो उसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने हैं सारे उसके। कानूनदान। अच्छा जी, लेजिस्लेटिव ऑफिस इज अ पब्लिक इंटरेस्ट, इज अ पब्लिक ट्रस्ट एंड एवरी एफर्ट फॉर पर्सनल गेन थ्रू ऑफिशियल कंडक्ट इज अ वायलेशन ऑफ दैट ट्रस्ट। ओ भाई को समझ आएगा? कुछ समझ आई क्या लिखा हुआ है? एक्सेलेंट, दोबारा पढ़ो। लेजिस्लेटिव ऑफिस, आप एमएनए एमपी हैं, लिख लो एमएनए हैं, एमपीए हैं, कानूनदान हैं। जाहिर बात है, वो जो आपको पता है बिल पास होता है तो एमएनए हाथ खड़ा करते हैं, सबका बीच में हिस्सा होता है, अच्छा कानून है या गलत कानून है। तो लेजिस्लेटिव ऑफिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट, ये पब्लिक की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, ये आपकी कोई प्राइवेट चीज नहीं है। एंड एवरी एफर्ट फॉर पर्सनल गेन, अब आपको पता है कि ये टैक्स लगाने से जो है वो मेरी अपनी शुगर मिला है, मैंने कहता है मेरी अपनी शुगर मिला है, उसमें नुकसान हो जाना है, तो वो वहां पे गलत वोट दे दे, तो ये तो फिर बात गलत है ना। तो असेंबली के अंदर अगर आप एमएनए बने हैं तो दिस इज ए पब्लिक ट्रस्ट एंड एवरी एफर्ट फॉर पर्सनल गेन थ्रू ऑफिशियल कंडक्ट। ऑफिस में बैठ के पर्सनल गेन अगर आप ले रहे हैं, असेंबली में बैठ के आप अपना जाती फायदा सोच रहे हैं, दैट इज अ वायलेशन ऑफ दैट एतमाद। लोगों ने जो वोट देके आप पे एतमाद किया, आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं। अच्छा, द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पाकिस्तान का मेन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर कौन? एमएनए एमपी जो बैठे हुए हैं, कानूनदान, कानून बनाने वाले। कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द लेजिस्लेटर टू मेक अ कोड ऑफ एथिक्स, आपको कोड ऑफ एथिक्स एक बनाने चाहिए, प्रोहिबिटिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पब्लिक ड्यूटी एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। पब्लिक ड्यूटी क्या है? लोगों को चीनी सस्ती मिले, शायद ये पब्लिक ड्यूटी है। और प्राइवेट इंटरेस्ट क्या है? मेरी शुगर मिला, मेरी शुगर मिला, एमएनए कहते हैं मेरी शुगर मिला। तो पब्लिक ड्यूटी क्या है? लोगों को चीनी एक मुनासिब रेट पे मिले, महंगी ना मिले। और प्राइवेट इंटरेस्ट क्या है? कि मेरी अपनी शुगर मिले। ये तो आप कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट। अब आपके माइंड में जंग हो रही है, इस यहीं पे आके एथिक्स आगे बढ़ेंगे और एथिक्स आपको सिखाएंगे कि मरना है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द लेजिस्लेटर, कानून बनाने वाला, टू मेक अ कोड ऑफ एथिक्स, एक एथिक्स को सामने रखे जो प्रोहिबिट करे। और ये एथिक्स और सोच आपके माइंड पे इतनी छा जाए कि ये रोक दे लड़ाई को। प्रोहिबिट लड़ाई, नीचे सारे अल्फाज आसान थे, ये जरा 1-1.5 लाइन है, थोड़ा टफ टाइम देगी, दोबारा मेरे साथ फोकस करना। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स, पाकिस्तान का कानून चाहता है। वैसे ये लाइन कैसे आएगी? अभी तक कभी आएगी? आपने टेस्ट तो नहीं की, क्या क्या सवाल आएगा इसमें से? ये तो तमहीद बांध रहा है, असल में कैनन्स आते हैं। बहरहाल अगर कभी कुछ लाइन कोई आ गया ये सवाल के व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स, इस किस्म का सवाल खुदा ना खास्ता आ गया फ्रॉम लेजिस्लेटर्स, या कुछ इस तरह के लाइन लिख दे के व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट अराइज इन द माइंड ऑफ लेजिस्लेचर, वैसे कोई ऐसा सवाल आने का चांस नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यार हिम्मत करके कर लेना याद। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स, द लॉ बनाने वाला, ऊपर लिखते रहो छोटा छोटा, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स फ्रॉम एमएनए टू मेक अ कोड ऑफ एथिक्स। एमएनए कोड ऑफ एथिक्स बनाओ अपने माइंड में,
प्रोहिबिट करें, और वो कोड ऑफ एथिक इतने स्ट्रांग हो कि तुम्हें रोक दें, लड़ाई को रोक दें। किस लड़ाई को रोक दें? बिटवीन द पब्लिक ड्यूटी एंड प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। दोबारा पढ़ें, लेकिन अब दूसरी लाइन, द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द, कानून बनाने वाला, टू इनेक्ट अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑल ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट एंड इट्स पॉलिटिकल सब डिवीजन। और ये कोड ऑफ एथिक्स आपने अपने लिए नहीं बनाने हैं, ये कोड ऑफ एथिक्स आपने ऑल ऑफिशियल्स के लिए भी बना के देने हैं। एमएनएस एमपीएस ही बताएंगे, कमिश्नर के ऊपर भी ये कोड ऑफ एथिक्स लगते हैं, उसने अपनी जात को फायदा नहीं देना। ऑल ऑफिशियल्स से मुराद है कमिश्नर्स। टू इनेक्ट द कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑल कमिश्नर्स एंड ऑल एम्प्लॉइज ऑफ हुकूमत। पुलिस वालों पे भी ये एथिक्स लगेंगे, फौज पे भी ये एथिक्स लगेंगे, एंड इट्स पॉलिटिकल सब डिवीजंस। और जितने हुकूमत ने पॉलिटिक्स की बेस पे कोई इलाके डिवाइड किए हैं, सब पे ये कोड ऑफ एथिक्स लगेंगे, अपने ऊपर भी लगेंगे और बाकी लोगों पे भी आपने ये लगाने हैं। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन में क्या है? पहले तो उसने लिखा है कैनन होते क्या। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आर द बेसिक प्रिंसिपल्स टू रन अ गुड टैक्स सिस्टम। Adam Smith was the first economist to develop a list of canons. Later on, some new canons were added. These canons helps legislators. ये जो कैनन है ना, ये 9 कैनन्स, ये पढ़ के एमएनएस को लॉ बनाना आसान हो जाता है, ये 9 कैनन्स पढ़ के। तो these canons help tax legislators, MNAs वगैरह, in constitution of good tax system. The canons are discussed below. तो कोई खुदा ना खास्ता 1-2 नंबर का सवाल आ गया कि 3 वर्चूस कौन से हैं, ये जरा ध्यान में रख लेना। और फिर सवाल आ गया कि लेजिस्लेचर को, लॉ बनाने वाले को किन 1-2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो रख लेना। लेकिन वैसे ज्यादा सवाल यही आता है कैनन्स कौन से हैं। पास्ट पेपर्स देखो, बस ठीक है, काफी है आज। क्वेश्चन 2 पढ़ो। ब्रीफली एक्सप्लेन 3 मेन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। क्या मतलब? 3 मेन कैनन्स। तो पहले वाले 4 में से लिखने पड़ेंगे। एक भाई की एक दफा 47 मार्क्स आए, उन्होंने कहा सर ये कैनन्स में याद नहीं करके गया हुआ था। अच्छा चलिए आगे, रोजाना याद कर लिया करें यार। क्या करें आप, कल वाला न्यूमेरिकल की थोड़ी डिस्कशन शुरू कर लें। ओ भाई आज टेस्ट है, तेरी मेहरबानी, अभी नहीं डिस्कशन शुरू हो सकती। नहीं अभी डिस्कशन नहीं शुरू हो सकती, खत्म करते हैं क्लास को। इस यार एक सफा है जो मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन आपकी किताबों में है, देना किताब। इस चैप्टर में ना हम 4 लोगों के एथिक्स पढ़ेंगे। ये सफा ढूंढो जहां पे ये 3 लिखा हुआ है, मिल गया? जहां पे ये 3 लिखा हुआ है, और ये पहला सफा चैप्टर का। इस चैप्टर में बता दो हमने किस किस के लिए एथिक्स पढ़ने हैं। एथिक्स फॉर, कोई नहीं यार कैमरा फोकस नहीं हो रहा, बच्चों को सफा मिल गया, खोल लिया उन्होंने घरों में। एथिक्स फॉर टैक्स लेजिस्लेटर्स, ये कौन है? कानून बनाने वाले। पान दान नहीं, नमक दानी नहीं। एथिक्स फॉर टैक्स पेयर्स, ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और कौन से हैं? एथिक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये कौन होते हैं? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स या टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। नीचे ना पढ़ो 6, 7, 8 छोड़ो, 4 ब्रॉड हेडिंग्स बताओ। ये चैप्टर किन किन लोगों पे लगता है? नंबर 1 एथिक्स फॉर एमएनएस एमपीएस, नंबर 2 टैक्स पेयर्स, नंबर 3 एथिक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स या टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। इसके आगे लिख लो एफबीआर। और सेकंड लास्ट क्या है? एथिक्स फॉर, ये कौन है यार? टैक्स प्रैक्टिशनर्स, ये क्या है यार? आपने कभी सुना है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स? डॉक्टर्स ने जो अपनी क्लिनिक्स खोली होती हैं उन्हें कहते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो नौकरी करे होते हैं उन्हें नहीं कहते मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। टैक्स प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं? सीएस और लॉयर्स। ये टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए एथिक्स की क्या जरूरत है यार? कौन कौन लोग हैं बता दो, क्या डिसाइड हुआ है? एक कौन है? लेजिस्लेटर्स, फिर आगे टैक्स पेयर्स और एडमिनिस्ट्रेटर। तरतीब थोड़ी मैं बदल रहा हूं यार, देखो इधर देख यार, इंजमामुल हक क्या है? टैक्स पेयर। मैन ऑफ द मैच जीता है, उसने टैक्स देना है। इंजमामुल हक टैक्स पेयर है, उसने एफबीआर को टैक्स जमा कराना है हुकूमत के बनाए हुए कानून की रोशनी में। ये इंजमामुल हक जाएगा टैक्स प्रैक्टिशनर के पास। अब मेरे ख्याल से चारों पार्टीज का लिंक आपको क्रिएट हो गया होगा।
ठीक है, चारों पार्टीज की कहानी आपको समझ आ जाएगी। वसीम अकरम है, उसने मैच में बड़े बोल्ड किए, छक्के भी मारे उसने, तो वसीम अकरम जो है उसको मैन ऑफ द मैच मिला। अब वो टैक्स पेयर है, वो सबसे पहले हुकूमत का बनाया हुआ कानून पढ़ना चाहेगा और एफबीआर को टैक्स जमा कराना चाहेगा, लेकिन उसे कानून समझ ही नहीं आना। तो वसीम अकरम चला जाएगा टैक्स प्रैक्टिशनर के पास, सीए के पास चला जाए, लॉयर के पास चला जाए और उससे जाके कहेगा यार मैंने टैक्स जमा कराना है। तो सीए क्या कहेगा, सीए कहेगा यार एफबीआर को पैसे में जमा करवा देता हूं, हुकूमत का बनाया हुआ कानून मुझे बड़ी अच्छी तरह समझ आता है, आप परेशान ना हो। तो एथिक्स का चैप्टर 4 किस्म के लोगों में लगता है, बोले कौन कौन से? टैक्स लेजिस्लेटर्स, टैक्स पेयर्स, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एफबीआर के ऊपर, और टैक्स प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर्स के आगे ब्रैकेट में लिख लो सीएस और लॉयर्स। यार वो लेक्चर 41 में एक फिगर गलत निकलवा दी थी मैंने, वो 41 से पहले एक क्लिप अपलोड किया हुआ है, वो जरा आप लोगों ने 2 मिनट का जो है ना वो देख लेना था, तो ये बात याद रखना। ठीक है जी, इंशाल्लाह एम्प्लॉय शेयर स्कीम की थोड़ी रिवीजन आप करनी है, कल परसों चैप्टर 3 के साथ करेंगे, कल तो हम वो सवाल करेंगे असेसमेंट वाला क्वेश्चन 1। ठीक है भैया, अस्सलाम वालेकुम।